यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। आज दोनों सदनों में यूपी का बजट पास कराएगी सरकार। बजट सत्र के आखिरी दिन भाजपा ने व्हिप जारी किया हुआ है अपने मेंबर्स को। बजट पास कराते वक्त सदन में हंगामे के पूरे आसार भी हैं। दोपहर करीब 1 बजे बजट पर अपना बयान देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में। दरअसल बजट सत्र के आखिरी दिन आज सरकार हर हाल में इस बजट को विधानसभा और विधान परिषद से पास कराएगी और इसी वजह से दोनों सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। एक और जहां भाजपा ने व्हिप जारी कर दिया है तो विपक्ष भी पूरी तैयारी में है। इसके अलावा सदन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट भाषण पर अपना बयान देंगे। दोपहर करीब 1 बजे मुख्यमंत्री सदन को बजट पर संबोधित करेंगे और आज आखिरी दिन बजट सत्र का हंगामे के पूरे आसार। बजट आज ही पास कराएगी सरकार दोनों ही सदनों में, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में। दोपहर 1 बजे बजट पर अपना बयान देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आइए आपको इस बजट सत्र के बारे में और कुछ खास बताएं। आज आखिरी दिन है इसका। आज दोनों सदनों में यूपी का बजट पास कराएगी सरकार और दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री बजट पर अपना बयान देंगे। बजट सत्र के आखिरी दिन भाजपा ने व्हिप जारी किया। दोनों ही सदनों में आज हंगामे के पूरे आसार। विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की। ये है आज के दिन के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स। और अब आपको सीधा लखनऊ ले चलते हैं। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अनुभव, आज सदन की कार्रवाई कितने बजे शुरू होगी और क्या चीजें महत्वपूर्ण होंगी आज के दिन में, चूंकि आज आखिरी दिन है, और कैसे आज की कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल आज ये जो बजट सत्र शुरू हुआ था 23 मई से, उसका आज आखिरी दिन है, 8वां दिन है और आज ही ये समाप्त हो जाएगा। हालांकि बहुत छोटा सत्र है और बजट का सत्र हम कहें तो इतना छोटा नहीं होता था, क्योंकि 20, 22, 25, 30 दिनों तक ये सत्र हमने पहले देखा है, सदन में चला है। पर इस बार ये 8 दिनों का सत्र रहा और आज जो है ये समाप्त हो जाएगा। पर जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक व्हिप जारी किया, व्हिप क्यों जारी किया? इसलिए कि आज सदन में उसको बजट पास कराना है और इसीलिए व्हिप जारी किया, यानी सारे जो सदस्य हैं बीजेपी के वो सदन में मौजूद रहें और पूरे दिन मौजूद रहें। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी, पहले क्वेश्चन आवर होगा, 12:20 तक प्रश्नकाल चलेगा। उसके बाद जो है फिर अगर हम कहें तो तमाम जो विधेयक हैं वो आएंगे और फिर बजट अभिभाषण पर चर्चा लगातार चल रही। तो पहले हमने देखा कल लीडर ऑफ अपोजिशन ने बजट अभिभाषण पर अपनी बात रखी, फिर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रखी, तमाम सारे लोग अपनी बात रख रहे हैं, अलग अलग दलों के जो सदस्य हैं वो रख रहे हैं। और मुख्यमंत्री तकरीबन अगर हम कहें तो थोड़ा सा समय अब चेंज हुआ है, 3 बजे के आसपास, दोपहर 3 बजे के आसपास वो बजट अभिभाषण पर सत्र में चर्चा करेंगे, यानी वो सदन में अपनी बात रखेंगे बजट को लेकर और वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि पहली बार ऐसा है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 6,15,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि बजट तो आपने पहले भी पेश किया पर उसका पैसा खर्च नहीं कर पाते, वो पैसा जो है, फंड जो है वो लैप्स हो जाता है। तो इसको लेकर विपक्ष बार बार जो आरोप सरकार पर लगा रही है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस तरीके से ये सेशन बहुत छोटा रहा, इसको लेकर भी विपक्ष ने शुरू से ही, जब से ये सदन शुरू हुआ, बजट सत्र शुरू हुआ, हम देख रहे हैं कि बात कर रहे हैं, आप जिस सवाल की बात कर रहे हैं विपक्ष के, आइए उस पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें और हमारे साथ जुड़े रहिए आप। अनुभव, खबर लखनऊ से है। सीएजी ने सरकार की बजट प्लानिंग पर सवाल उठाए हैं। बड़ी बात, 2020-21 के कुल बजट का 1/4 से ज्यादा हिस्सा खर्च ही नहीं हुआ। 5,44,571 करोड़ के बजट में 1/4 हिस्सा भी खर्च नहीं हुआ। यह बड़ी बात है। 1,48,547 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर सकी सरकार। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2021 तक ऊर्जा क्षेत्र की 11 कंपनियों को घाटा हुआ। 1,70,333 करोड़ के नुकसान में थी 11 ऊर्जा से जुड़ी, एनर्जी से जुड़ी कंपनियां। अनुभव शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, ये तो सीएजी का डेटा है और निश्चित रूप से जो बात अभी आप कह रहे थे, तो विपक्ष के आक्रमण और हमले के पीछे ये बड़ा आधार रहा होगा।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी गई और उसमें साफ तौर पर जो बजट प्लानिंग है उस पर ये सवाल उठाए गए हैं। अब आप देखिए, अगर 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है, 1/4 यानी 1,40,000 करोड़ के आसपास खर्च नहीं हो पा रहा है, वो पैसा लैप्स हो जा रहा है। तो यही बात विपक्ष बार बार कह रही है कि आप बड़ा बजट तो ला रहे हैं पर वो पैसा खर्च नहीं हो पा रहा। पर सरकार का ये कहना है कि जितना पैसा इस्तेमाल करना है हम उतना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। और यूपी को देखिए 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की जो बात हो रही है, ऐसे में कुछ समय पहले खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई जब बजट बड़ा होगा तभी तो हम 1 ट्रिलियन इकॉनमी की बात को सोच सकते हैं, उस सपने को साकार कर सकते हैं। तो आज भी सत्र जो है वो हंगामेदार रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आवर भी होना है। कल भी आपने देखा किस तरीके से जब प्रश्न पूछा विपक्ष ने, सरकार की तरफ से जवाब दिए गए, तब भी सदन में वॉकआउट हुआ, सपा ने वॉकआउट किया, क्योंकि वो सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। जी। और इसीलिए जब आज भी क्वेश्चन आवर होगा, 1 घंटा 20 मिनट चलेगा 12:20 तक, तो उसमें भी जाहिर सी बात है कि जो सरकार विपक्ष ने पूछे होंगे, जो सवाल सरकार से होंगे, सरकार के जवाब क्या आते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल और इसी पर आज की कार्रवाई डिपेंड भी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव शुक्ला, आपने विस्तार से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी भाजपा सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर भाजपा की तरफ से बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज मोदी सरकार के 8 साल पर हिमाचल प्रदेश के शिमला से प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और 21,000 करोड़ की सौगात देश को देने वाले हैं। यहां पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी कर लाभार्थियों से संवाद करेंगे। और इस कार्यक्रम में भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के अलावा सांसद, मंत्री और पदाधिकारी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बात करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लाभार्थी भी शामिल हैं। और आपको बताएं कि देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी पहली बार 26 मई 2014 को काबिज हुए और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। और अब फिर से 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद करेंगे आज प्रधानमंत्री शिमला से। 21,000 करोड़ की योजनाओं का लाभ मिलेगा लाभार्थियों को। 8 साल पूरे हो रहे हैं, इसी पर इस कार्यक्रम का आयोजन। तो इन 8 वर्षों में क्या बंपर सौगात है ये आपको बता दें। 21,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि जारी करेंगे प्रधानमंत्री और ये किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त है। 16 योजनाओं के लाभार्थियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री। गरीब कल्याण सम्मेलन शिमला से आयोजित होगा। 9 मंत्रालयों के द्वारा चलाई जा रही हैं 16 योजनाएं। आवास, पानी, भोजन, स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा। तो 21,000 करोड़ रुपए यहां पर किसानों को ट्रांसफर किए जाएंगे। अनुभव शुक्ला से और ज्यादा बात करते हैं, कैसे ये लाभ मिलेगा किसानों को और क्या इसका अर्थ है, इसके राजनीतिक अर्थ क्या है। अनुभव विस्तार से बताएं। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार को 8 वर्ष हुए हैं, तो ऐसे में तमाम सारे जो हम कहें तो जन कल्याण, अगर हम कहें उस सम्मेलन नाम दिए गए हैं और तमाम सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री शिमला से जुड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं लोक भवन पहुंचेंगे। अब से थोड़ी देर में उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ होंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे। और उत्तर प्रदेश में जो हम कहें लाभार्थी हैं विभिन्न योजनाओं के, और उनको जो जन कल्याणकारी सरकार की योजनाएं हैं उनसे एक तो संवाद का कार्यक्रम है और दूसरा उनके खाते में आज पैसा भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब प्रधानमंत्री जब 10 करोड़ से ज़्यादा जो किसान हैं उनके खाते में जो किसान सम्मान निधि भेजेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या अगर किसी की है तो उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से ज़्यादा किसान उस योजना में यूपी से ही है, तो सबसे ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र उनके खाते में होगा। इसके अलावा जो आजीविका मिशन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके जो लाभार्थी हैं उनसे उनके खाते में तकरीबन 300 करोड़ रुपये आज ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके अलावा जो बैंकिंग सखी हैं उनके खाते में भी तकरीबन 30 करोड़ के आसपास की धनराशि ट्रांसफ़र की जाएगी। इन सभी लोगों से संवाद होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ लोक भवन में कार्यक्रम रखा गया है। तमाम सारे हम देख रहे हैं सुबह से ही यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट हैं जिनको आना है वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। तो ये पूरा देखिए, एक पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया है। पूरे देश भर में ये गरीब कल्याण सम्मेलन कर रही है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार को 8 साल पूरे हुए और उसके लिए एक पूरा कार्यक्रम बीजेपी संगठन ने अपना तैयार किया है। अभी 1 तारीख को, 2 तारीख को, यानी जिन जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उसी कड़ी में ये कार्यक्रम हो रहा है। पर ये जरूर है कि जो लाभार्थी हैं, देखिए लाभार्थियों का क्या फायदा हुआ। बीजेपी ने एक तरीके से हमने देखा 2022 का जब चुनाव हुआ,
एक अलग वोट बैंक ही डेवलप कर लिया है लाभार्थियों का। जी। इसीलिए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई उत्तर प्रदेश में। और लाभार्थियों की बात जब भी बीजेपी करती है, कहीं ना कहीं वो ये कहती है कि जो चीजें उन तक पहुंचती नहीं थी, हमने सीधा उनके खाते में, बिल्कुल। और इस बात को क्लेम किया जा रहा है कि सीधा लाभार्थियों को लाभ मिला है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बात कही जा रही है कि सीधा लाभ मिला है, कोई बिचौलिया नहीं है और ये एक उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव, ये जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर है वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ा हुआ। आज जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट मिली सर्वे की उसको सौंपेगा। आज कोर्ट में सुबह 11:30 बजे सीलबंद लिफाफे सौंपेगा हिंदू पक्ष। लिफाफा, पैक सीडी और सर्वे से जुड़ा सामान सौंप देगा हिंदू पक्ष। कल लीक भी हुआ था ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो और इसीलिए आज हिंदू पक्ष ये सब वापस सौंप देगा कोर्ट को सुबह 11:30 बजे। सील बंद लिफाफे को और जो सामान है उसको वापस सौंप देगा हिंदू पक्ष सुबह 11:30 बजे। लिफाफा, पैक सीडी और सर्वे से जुड़ा सामान सौंपेगा। दरअसल कल ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का वीडियो सामने आया था और ये वीडियो एबीटी गंगा के पास भी है, जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर शिवलिंग और त्रिशूल के चिन्ह होने की गवाही दे रहा है। वजूखाने में पानी कम कराने के बाद शिवलिंग जैसी आकृति दिखी। हिंदू पक्ष जहां इसे शिवलिंग होने का दावा कर रहा है तो मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। मस्जिद की दीवारों के अंदर त्रिशूल की आकृति और हाथी के चिन्ह उकेरे गए। ये त्रिशूल की आकृति और जब पानी कम कराया गया वजूखाने में तो उसके बाद जो दिखा वो इस वीडियो में देखा जा सकता है। सुबह 11:30 बजे हिंदू पक्ष ये सील बंद लिफाफे में जो सर्वे के जो प्रमाण थे वो सब वापस सौंपेगा। नीतीश पांडे हमारे साथ हैं। नीतीश, सुबह 11:30 बजे हिंदू पक्ष सौंपेगा, लेकिन क्या कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा आदेश है या कोर्ट इसे स्वीकार करेगा वापस इस रूप में? राजेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वादी पक्ष है, जो हिंदू पक्ष है, वो ये सवाल उठा रहा है कि जब हमें अंडरटेकिंग के बाद ये सीलबंद लिफाफा दिया गया, साफ तौर पर यह कहा गया कि इसकी जो वीडियो फुटेज है वो किसी भी कीमत पर सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही लिफाफा हाथ में आता है वैसे ही वीडियो वायरल कैसे हो जाता है? आखिर चूक कहाँ पर है? क्या कोर्ट के पास जब ये वीडियो फुटेज थे तो वहाँ से लीक हो गए, या फिर उसके पहले जो इसके सर्वे करने वाले कोर्ट कमिश्नर थे वहाँ से लीक हो गए, या फिर इसके पीछे कुछ और है? ये सारे सवाल हैं और इन्हीं सारे सवालों को लेकर वादी पक्ष आज 11:30 बजे कोर्ट में जाने वाला है और कोर्ट से इस सीलबंद लिफाफों को जमा करने के साथ वापस जमा किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये जमा नहीं करेंगे तो कोर्ट का शक इन पे गहराएगा। कोर्ट साफ तौर पर जिस तरह से आदेश दे चुका है कि आप इन जो सीलबंद लिफाफे दिए जा रहे हैं इसके भीतर की जो फुटेज है वो कहीं भी सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो फुटेज तो सार्वजनिक हो गई। तो अब इसके बाद खुद के बचाव के लिए भी ये लोग प्रयास करेंगे कि हमने इसको सार्वजनिक नहीं किया है, लिफाफा वैसे ही सीलबंद है। और इसके साथ ही आखिर ये वीडियो फुटेज वायरल कैसे हुई, आखिर इसके पीछे का सच क्या है, क्या वजह है, इन सवालों के साथ कोर्ट में आज गुहार भी लगाएंगे कि इसकी जांच कराई जाए। अब देखना ये होगा कि कोर्ट क्या इस मसले को लेकर कोई जांच बैठाता है या फिर इस पूरे मामले में वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिस तरह का शिवलिंग जैसे आकार की वहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं, त्रिशूल दिख रहा है, जो जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो सामने आ रहा है, उस पर कोर्ट का कोई कथन सामने आता है। देखना होगा, इंतजार करना होगा 11:30 बजे के बाद का। ठीक है, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए नीतीश। आप कह रहे हैं सुबह 11:30 बजे ये प्रक्रिया संपन्न करने का प्रयास करेगा हिंदू पक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। आज हाईकोर्ट में कई बड़े मामलों में सुनवाई होने वाली है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले पर भी सुनवाई है आज। आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर आज फैसला होगा। अवधेश राय की हत्या के मामले में भी सुनवाई होगी। ट्रायल को वाराणसी से इलाहाबाद ट्रांसफर करने की भी मांग है। कांग्रेस नेता अजय राय ने इस ट्रायल को ट्रांसफर करने की मांग की। 1991 में वाराणसी में हुई थी अवधेश राय की हत्या। अवधेश राय केस में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी है। मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर दूसरे केस में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने 20 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। ताजमहल में एंट्री की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। महंत परमहंस दास ने याचिका दाखिल की है और लखनऊ बेंच में आज टीले वाली मस्जिद पर भी सुनवाई है। कुंडा के सीओ जियाउल हक हत्याकांड पर भी सुनवाई है आज।
तो हाईकोर्ट में आज कई महत्वपूर्ण सुनवाइयां। इधर बेंगलुरु में राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने की घटना के बाद उनके पैतृक गांव सिसौली में आपातकालीन पंचायत बुलाई गई। पंचायत में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। पंचायत में राकेश टिकैत के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए उनके लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की गई और साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई। वहीं पंचायत में ऐलान किया गया कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता इस घटना को लेकर सभी जनपदों के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते रहेंगे और जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को उनके सामने रखेंगे। किलोमीटर यहाँ से कर्नाटक है बेंगलुरु, और इस तरह की वो हो कि स्टेट की बदनामी हो, इसलिए चाहती करनी। उत्तर प्रदेश है, यहाँ भी सभी आदमी आवे, बाहर के भी आवे, कोई इस तरह की कोई वो नहीं होती, तो इसकी हम निंदा करें, इस तरह की बात नहीं चाहती होनी। अब खबर फतेहपुर से है, जहां पर छात्रा की हत्या के बाद हंगामा दिखाई दिया। छात्रा अगवा हो गई थी, उसके बाद उसका शव मिला और शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने चौथगरा रोड पर शव रखकर हंगामा कर दिया। इसके बाद मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंच गई और वहां पर उन्हें समझाने बुझाने की प्रयास शुरू हुए। तो फतेहपुर में हत्या के बाद हंगामा, छात्रा की हत्या के बाद जबरदस्त नाराजगी लोगों में, खूब हंगामा किया लोगों ने सड़क पर शव रखकर। फतेहपुर से खबर। 19 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ है, जिसको धारदार हथियार से चोट पहुँचा करके हत्या कार्य कर दी गई। तत्काल इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जा पुलिस में लेकर के पंचायत थाना कार्रवाई करते हुए माचियों के लिए भेज दिया गया। और अब बात लखनऊ की। लखनऊ के जानकीपुरम में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ये आग बढ़ती चली गई। मौके पर फिर दमकल दस्ते को बुलाया गया। दमकल दस्ते ने आग पर काबू पाया है। ट्रांसफार्मर में आग लगी, तस्वीरें आप देख लीजिए। दमकल दस्ते ने इस आग पर काबू पाया। लखनऊ के जानकीपुरम में आग का कहर दिखाई दिया।